हेलो। देखो तो ऐप चेक करो तो। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। इनकम टैक्स आ गया ऐप में। हाँ, इनकम टैक्स में जो है हमने आपको लास्ट क्लास जो है वो अलाउंसेस के बारे में बता रखा था, नहीं? हाँ, तो अलाउंसेस में हमारे पास तीन तरह के अलाउंसेस के बारे में हमने जिक्र करा था। अलाउंसेस के बारे में कौन कौन सा अलाउंसेस था बताओ? एक तो था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस ना। अलाउंसेस में एक था आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, दूसरा था आपका क्या चीज? पार्टली टैक्सेबल बोलो, या तो फिर इसी को हमने क्या नाम दिया था? पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, है ना। और तीसरा था फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, है ना। मतलब एक ऐसा अलाउंसेस जिसपे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया था। जैसे आपको हाई कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको कोई अलाउंसेस देते हैं, या फिर कोई अलाउंसेस आप फॉरेन से रिसीव कर रहे हैं, या फिर आपका और क्या था बताओ? चिल्ड्रन एजुकेशन नहीं था, और था आपका फॉरेन अलाउंसेस था ना। तो ये सारे अलाउंसेस जो हैं वो क्या थे? आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड में आते थे। फुल्ली टैक्सेबल में आपके कौन कौन से अलाउंसेस था? जैसे मेडिकल अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। तो ये सारे अलाउंसेस क्या थे? आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड में थे, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जम्प्टेड में इसको सम टाइम कुछ इस तरह से भी लिखे जाते हैं, टैक्सेबल अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, ये पढ़ाया जाता है। कभी कभी कुछ इस तरह से भी बताया जाता है यही सेम चीज को, है ना। मतलब ऐसे अलाउंसेस जो टैक्सेबल तो होंगे लेकिन कुछ एक स्पेसिफाइड लिमिट में टैक्सेबल होंगे। कहने का मतलब अगर हमको कंपनी जो है, मेरा जो इंप्लॉयर है, वो इंप्लॉयर अगर हमको 10,000 दे रहा है अलाउंसेस के नाम पे, तो हो सकता है वो 8,000 टैक्सेबल हो सकता है वो 4,000 टैक्सेबल हो सकता है 10 का 10 पूरा टैक्सेबल हो। आई बात समझ में? तो वो सिचुएशन बेस्ड होता है, इसीलिए यहां पे लिख दिया क्या चीज? स्पेसिफाइड लिमिट। तो इस स्पेसिफाइड लिमिट में सबसे पहला जो अलाउंसेस जो आ जाता है उसका नाम है हाउस रेंट अलाउंसेस। देखो, हाउस रेंट अलाउंसेस को ना हम लोग HRA के भी नाम से जानते हैं। एक बात बता रहा हूं मैं, अलाउंसेस और परक्यूजिस्ट दोनों लगभग सिमिलर है, एक जैसा है, लेकिन जब हम इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या टैक्सेशन करेंगे तो दोनों डिफर हो जाता है। परक्यूजिस्ट कहने का मतलब बेनिफिट इन काइंड, और अलाउंसेस कहने का मतलब बेनिफिट इन कैश, ठीक है। जो आपके सैलरी में इंक्लूड करके इंप्लॉयर अपनी इंप्लॉय को पेमेंट कर रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? अलाउंसेस। लेकिन परक्यूजिस्ट बोला जाता है कि यदि कोई आपको डायरेक्ट कोई बेनिफिट दे रहा है, जैसे मान लेते हो अगर आपको हाउस के जगह, यहां पे हाउस रेंट अलाउंसेस कहने का मतलब यह हुआ कि आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें 2,000, 3,000, 4,000 वॉट एवर द अमाउंट शुड बी एडेड इन योर बेसिक पे, ठीक ना। किसके लिए? घर के लिए, हाउस के लिए, ठीक है। कि आप बाहर रहते हो तो आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सैलरी के साथ हम पैसा आपको दे रहे हैं, ये हुआ हाउस रेंट अलाउंसेस।
इसी में अगर हम परक्यूजिस्ट की बात करें तो इसी का दूसरा फॉर्म आ जाता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताना? रेंट फ्री एकोमोडेशन। मतलब हमारा जो इंप्लॉयर था उसने हमको डायरेक्ट एक घर ही दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे सीसीएल इंप्लॉई के जो इंप्लॉयर है सीसीएल या फिर मैकॉन के या फिर टाटा के, ये लोग क्या करते हैं, अपना इंप्लॉई को घर ही दे देते हैं, क्वार्टर दे देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेंट फ्री एकोमोडेशन, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ परक्यूजिस्ट। ठीक है, और परक्यूजिस्ट को पर्क से भी इंडिकेट किया जाता है, तो दोनों का वैल्यूएशन अलग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही होगा कि दोनों का मतलब है मेरा इंप्लॉयर को बेनिफिट प्रोवाइड कराना, है ना। तो अगर हम यहां पे देखें इसके आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसका भी कोई काम है नहीं। स्क्रीन स्मूथ नहीं चल रहा है भी, क्यों? इसका भी कोई काम है नहीं, इसलिए मैं दोनों को मिटा रहा था, उसको मिटा दिया मैंने। हाउस रेंट अलायंसेस देख लो, समझ लो पहले, है ना, हाउस रेंट अलायंसेस के बारे में। अब इसमें ना दो चीज बेस्ड होता है, वॉकिंग एरिया, मतलब या फिर हाउस इज सिचुएटेड एट, कहां पे सिचुएटेड है ये देखो। जो जैसे मान लेते हो कि अगर मेरा इंप्लॉयर ने, मेरा यहां पे जो इंप्लॉयर है इसने मेरे को, इंप्लॉई को एक घर दिया, मतलब घर के लिए क्या दिया बताना? एचआरए दिया। आई बात समझ में? घर के लिए क्या दिया? एचआरए दिया। अब इंप्लॉई जो है इस घर के लिए वो कहां पे रह रहा है? मान लेते हैं ये घर रांची में रख रहा है, ये घर दिल्ली में वो रह रहा है, ये घर आपका कोलकाता में रह रहा है। कहां पे है? मतलब उसका लोकेशन जो है, घर का लोकेशन कहां पे है। तो ये इसको दो पार्ट में बेसिकली डिफाइन किया है एचआरए में, दो पार्ट में डिफाइन किया है। पहला जो है, यदि आपका वो घर सिचुएटेड जो है वो कहां है? आपका मुंबई में है। ध्यान से समझोगे, कहां? मुंबई में। कहां पे बताना? दिल्ली में। कहां पे बताना? कोलकाता में, है ना। या फिर कहां पे बताना? चेन्नई में। तो अगर ये चार जगह सिचुएटेड है तब क्या होगा, है ना। या फिर एनी अदर सिटी एक्सेप्ट दिस फोर। ये चार के अलावे यदि घर जो है कहीं दूसरे जगह सिचुएटेड है तब क्या होगा? आई बात समझ में? ये चार के अलावे कुल मिलाकर के अगर आपको याद रखने हैं तो याद रखने के लिए देख लो। इसका नाम पहले क्या था बताना? बॉम्बे। इसका नाम क्या था बताना? दिल्ली। दिल्ली को हम लोग, न्यू दिल्ली को हम लोग क्या बोलते थे? दिल्ली अभी बोलते हैं, पहले दिल्ली बोलते थे। उसी तरह कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे। हाँ, चेन्नई को हम लोग क्या बोलते थे? मद्रास। और एक लाइन में और भी याद रखने हैं तो सारे के सारे कौन से सिटी हैं बताना? मेट्रो सिटी है ना, सारे के सारे मेट्रो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर बेंगलोर भी जोड़ दिया जाए, वो भी मेट्रो सिटी में है, बट क्योंकि ये जोड़ा कब गया था? ये ना 1961 में जब इनकम टैक्स एक्ट बना, तब से यही रूल आज भी फॉलो किया जाता है। तो अब बताओ, इस पे अभी तक कोई अमेंडमेंट बेसिकली आया नहीं है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है अब अमेंडमेंट का। इसको देखो कब कर दे, ठीक ना। हो सकता है इसी बजट सत्र में करता, लेकिन किया नहीं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर के बजट सत्र में करे। तो ये अमेंडमेंट कभी भी हो सकते हैं कि नहीं, इसमें हम सिटी में क्या करते हैं, और दो चार सिटी को ऐड कर देते हैं। जैसे हम बेंगलोर को ऐड कर दिए, ठीक है, या फिर हम जयपुर को ऐड कर दिए, हम तमिलनाडु का कुछ ये को ऐड कर, मतलब कोई भी किसी को भी ऐड लेस कर सकता है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति इस जगह रहता है तो हमको सैलरी में 50% देखना है, 50% ऑफ सैलरी, ये चेक करना है, ठीक है। और अगर आपका इसके अलावे कोई दूसरे जगह रहेगा तो आप क्या चेक करेंगे बताना? 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ क्या चीज? सैलरी। रिमेनिंग विल बी सेम।
जो रिमेनिंग आइटम है वो सारे के सारे सेम है। ठीक है, बस एक डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है बताना। एक जगह आपका 50% ऑफ सैलरी को देखा जाएगा और एक जगह आपका क्या देखा जाएगा बताना, 40% ऑफ सैलरी देखा जाएगा। अब समस्या यह है कि सर सैलरी मतलब क्या, ठीक है ना, सैलरी कहने का मतलब क्या। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, सैलरी फॉर एचआरए, एचआरए के लिए सैलरी का क्या मतलब है। ठीक है, एचआरए के लिए सैलरी का क्या मतलब है। हमको लगता है इतने जगह में आएगा नहीं है, मैं इसको अलग पेज में लिख दूं। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, फॉर क्या चीज, एचआरए, है ना। हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए सैलरी का मतलब क्या है। तो सैलरी का मतलब हो जाएगा यहां पे सबसे पहले बेसिक पे या बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी बोलो या फिर जो बेसिक पे है वो बोलो। वो पूरा का पूरा ले लिया हमने, पूरा 100%। डियरनेस पे पूरा का पूरा लिया जाएगा 100%, डियरनेस पे, है ना, ये पूरा का पूरा लिया जाएगा। इसके आगे फिर आपका जाएगा डियरनेस अलाउंसेस, क्या जाएगा बताना, डियरनेस अलाउंसेस। और इसका डियरनेस, ये आपका डियरनेस पे रहेगा तो पूरा 100% लेंगे, ये भी पूरा 100% ही लेंगे। ठीक है, लेकिन डियरनेस अलाउंसेस जो है लिया जाएगा पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको डियरनेस अलाउंसेस जो है, महंगाई भत्ता जो है, यदि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है या एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जा रहा है तो इट शुड बी कंसीडर्ड। अगर आपको जो डियरनेस अलाउंसेस जो है रिटायरमेंट बेनिफिट या फिर आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं दिया जा रहा है तो फिर आपको यहां पे डियरनेस अलाउंसेस नहीं लेने हैं। आई बात समझ में, डियरनेस अलाउंसेस आपको नहीं लेने हैं। अच्छा, इसके अलावे फिर क्या आ जाता है बताना, कमीशन, क्या जाता है बताना, कमीशन। तो ध्यान से समझोगे, कमीशन के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर रखा था, मैंने पहले भी चर्चा कर रखा था, मैं यहां पे समझाता हूं मीनिंग ऑफ कमीशन में। देखो एक बात बताओ, मीनिंग ऑफ कमीशन का, कमीशन कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा एम्प्लॉयर जो है मेरे को सैलरी के अलावे कुछ एक स्पेसिफाइड अमाउंट मेरे को कमीशन के रूप में दे रहा है। आई बात समझ में, मेरे को क्या के रूप में दे रहा है बताना, कमीशन के रूप में दे रहा है। तो अब मेरे को एक बात बता दो सर, जब ये कमीशन के रूप में देगा तो कमीशन क्या क्या हो सकता है। कमीशन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, या तो ये फिक्स्ड अमाउंट हो जाए, हाँ, कि तुम मेरा, जैसे मान ले तो मेरा 10,000 का प्रोडक्ट बिका दोगे तो हम तुमको 1,000 रुपया देंगे, या तुम कितना भी काम करो मैं तुमको 1,000 ही रुपया दूंगा। तो ये स्पेसिफाइड अमाउंट फिक्स कर दिया। दूसरा सर, ये स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं फिक्स करेगा, ये बेस्ड ऑन सेल्स पे होगा। तुम मेरा इतने का माल बिचवा, जितना का माल बिचवाना है बिकवा, हम तुमको 5% कमीशन देंगे, ये बात हुआ। तो अगर मान लेते हो किसी ने ये 10 मार्कर का पेन बिकवाया है तो हम उसको 5% के हिसाब से, अगर इसका 100 रुपया दाम है तो 1,000 का 5% बेचेंगे 50 रुपया। अगर किसी ने 20 बेचा तो 100 रुपया उसको मिलेगा, किसी ने अगर 100 बेचा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये बेस्ड हो गया क्या चीज, ऑन सेल्स पे। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन टर्नओवर पे, टर्नओवर पे। तो एक लाइन में मैं ये बोल दूं कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, वेरिएबल नेचर के हैं, हाँ कि नहीं। और ये आपका क्या है बताना, फिक्स्ड नेचर, नाम ही है फिक्स तो फिक्स्ड। अच्छा, सम टाइम इट में ऑल्सो हैपन कि ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट भी होता है। कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा तो हम तुमको 10% कमीशन देंगे, तो जितना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट उतने ज्यादा कमीशन। ठीक है, तो ये तो मोड ऑफ कमीशन है, नेचर ऑफ कमीशन, मोड ऑफ कमीशन है कि आप इतने वे में कमीशन देते हो। तो यहां पे जो कमीशन लिया जाएगा
ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन सेल्स या फिर टर्नओवर जो है बस वही लिया जाएगा। अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो वो नहीं लिया जाएगा। आई बात समझ में? और यही पैसा टोटल ऐड कर दो तो ये जो पैसा आएगा, इस पैसे को आप क्या बोलेंगे बताना? सैलरी फॉर एचआरए। इसको क्या बोलेंगे बताओ? सैलरी फॉर एचआरए। समझ में आई बातें? नहीं समझ में बात आई? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं? तो अब देखो, चेक करो, तो जितने बार हमको एचआरए का वैल्यूएशन करना पड़ेगा उतने बार सबसे पहले आपको उसके लिए सैलरी निकालने की आवश्यकता होगी, जितने बार आप वैल्यूएशन करोगे। क्योंकि हो सकता है इस साल आपका ये अलग होगा, अगले साल कुछ और होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा सर, आपको बोनस मिलता होगा, ग्रेजुएटी फंड मिलता होगा, पेंशन मिलता होगा, तो क्या वो सबको हम जोड़ेंगे सैलरी में? नहीं, वो सब को टैक्सेबल सैलरी में जोड़ेंगे। एचआरए निकालने वक्त हम वो सैलरी को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना? जागृति जी, अजीमा जी, अंजलि जी, कोई डाउट है बताइए। अनुपमा जी, अनु जी, पानी लाए थे तुम ना? चलो, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, तो अब समझोगे, ठीक है? अब समझोगे यहां पे इसके आगे एग्जाम्पशंस या एग्जम्प्टेड अमाउंट इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस, है ना? हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या क्या एग्जम्पशंस मिलता है? एग्जम्प्टेड अमाउंट इन केस ऑफ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, है ना? चलोगे, समझोगे यहां पे हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या क्या एग्जम्पशंस मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले बात को समझे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहां पे मिनिमम अमाउंट should be exempted from tax, है ना? कुछ मिनिमम अमाउंट, मिनिमम मतलब जो अभी कुछ कंडीशन लिखाएंगे उसमें सबसे जो कम होगा। पहला केस, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, है ना? जो हमने एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस क्या किया बताना? रिसीव्ड किया, वो ले लेंगे। या फिर और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब बताओ सैलरी का क्या मतलब होगा? सैलरी का क्या मतलब होगा बताइए? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर या फिर बेस्ड ऑन सेल्स, है ना? अच्छा, थर्ड में, अच्छा यहां पे भी और लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड में 50% ऑफ सैलरी, याद आ गया? 50% वाला केस, 50% कब लिया जाएगा? मेट्रो सिटी में, है ना? या तो फिर अगर कोई व्यक्ति रांची में किराए में रहता है तो कितना ले लिया जाएगा बताना? 40% ऑफ सेल। ये तीनों में जो सबसे कम होगा वही पैसा जो है आपका क्या होगा बताना? एग्जम्प्टेड होगा। यही पैसा जो है आपका क्या होगा? एग्जम्प्टेड होगा। इज इट क्लियर? यह बात समझ में आई? इसीलिए मैंने पहले ही सैलरी का कॉन्सेप्ट और ये 40 और 50% वाला कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखें हम लोग। वेरी गुड आफ्टरनून अंजलि जी, बताइए कोई डाउट है अंजलि जी? और अब से हम लोग क्योंकि छुट्टी खत्म, होली खत्म ना, है ना? तो अब से पेपर 1 का क्लास करेंगे आप लोग। पेपर 2 तो चलता रहेगा,
पेपर 1 भी सप्ताह में 2-3 दिन क्लास हम लगाने का सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग एग्री हैं तो बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बर्डन बढ़ेगा, है ना। मैं जानबूझ करके धीरे धीरे बढ़ा रहा था। तो पेपर 1 का क्लास जो है मैं देखता हूं कल से स्टार्ट करता हूं। और इस बार अगर किसी ने नेट का एग्जाम दिया होगा तो मेरे को उसका फीडबैक बताएंगे कैसा लगा आपको एग्जाम देख करके। बहुत सारे ने तो बोला कॉमर्स का सर एग्जाम था और क्वेश्चन कहां से पूछा ये पता ही नहीं चला। हाँ, बहुतों ने ये बात बोला। चलिए, क्लियर है। एक नोट की बात यहां पे, मजेदार बात बताऊं जो नेट में अक्सर पूछा जाता है और ये रियल लाइफ में भी होता है, ठीक ना। आप लोग के पास तो ये केस भी आता होगा, क्या है ना। हमारे साथ में बैठे हुए हमारे सीएस साहब साकेत सराफ जी, ठीक है ना। तो फ्यूचर में जो है अगर तुम लोग अच्छा लेवल में चले जाना, ठीक ना, तो इनसे जरूर कंसल्ट करना रिटर्न फाइल करने के लिए, या फिर अपना जो कंपनी या फिर जो भी है कांटेक्ट में रहेंगे आप लोग, है ना। क्योंकि देखो एक बात बता रहा हूं, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। और इसका जो एक नहीं होता है रिलेशन, एचआर डेवलप करना जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन, ठीक ना, या फिर हम लोग उसको ना मैनेजमेंट के लैंग्वेज में अपना पीआर स्ट्रॉन्ग करना बोलते होंगे, शायद आप जानते होंगे पीआर स्ट्रॉन्ग, पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, या पब्लिक रिलेशनशिप, दोनों, मतलब पब्लिक रिलेशन बोलो या पर्सनल बोलो, दोनों एक ही चीज है ना। चलिए, तो एक बात बता रहा हूं मैं, ये अक्सर लोगों को फेस करने के लिए मिलता है। एकदम नोट में मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझोगे। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ठीक है। ये मेरा एक एम्प्लॉयर है, ठीक, ये मेरा कौन है बताना, एम्प्लॉयर, और इसके अंडर में एक एम्प्लॉई है ना। इसको इसने क्या किया ना, एचआरए दिया। तो एचआरए जो है एम्प्लॉई को रिसीव हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। एचआरए रिसीव किया एम्प्लॉई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एम्प्लॉई का ये मकान था, ये एम्प्लॉई का ऑन्ड बाई, ऑन्ड एंड रिसाइड दोनों बाई एम्प्लॉई इटसेल्फ, एम्प्लॉई इटसेल्फ, है ना। मतलब कंपनी से इसने क्या किया बताना, एचआरए के नाम पे पैसा ले लिया, ठीक है। जैसे आपका मान लेते हो कल के डेट में क्या होगा ना, जॉब लग गया, ठीक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के। अब सेंट्रल, क्योंकि आप झारखंड के ही रहने वाले, रांची के ही रहने वाले हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कहां जाएंगे, बरामबे जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो बरामबे में बकायदे क्या है ना, एकोमोडेशन देता है कंपनी वाला, मतलब एम्प्लॉयर कौन, सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। लेकिन अब आपने क्या किया, एचआरए भी ले लिया, ठीक ना। आपने क्या किया बताना, एचआरए भी ले लिया और साथ साथ में अपना घर में भी आप रहने लगे। तो बताना ये पैसा जो है कंप्लीट आपने सेव कर लिया कि नहीं कर लिया, बताओ तो। क्या आपको एक भी पैसा का यूटिलाइजेशन जो है वो आपने किया, हाँ, क्या पैसा का यूटिलाइजेशन किया, नहीं किया। तो जब आपने ये पैसा का यूटिलाइजेशन नहीं किया तो क्या इस पे कोई ये एग्जम्पशंस का कोई कॉन्सेप्ट होगा, क्या इस पे कोई एग्जम्पशंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं। तो इट शुड बी टैक्सेबल, इट शुड बी टैक्सेबल। आई बात समझ में, यह पूरा का पूरा क्या होगा बताना, टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर। तो एम्प्लॉय हु इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस, ठीक है ना, एंड इन अ हाउस वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट, जरूरी नहीं है कि वो अपना ही घर, मान लेते हो। एक एग्जांपल देते हैं, कहां घर है आपका प्रियंका जी, लोहरदगा ना, अच्छा मांडर, तब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सामने है भाई। आपका कहां है, चंदवा। अब देखो चंदवा दूर है यहां से, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बगल में है, लेकिन उसी के बगल में ना मांडर इसके घर में, मान लेते हो ये रिलेशन में तेरी सिस्टर लगती है, बहन लगती है। अब ये क्या बोली ना कि ऐसा है ना सौरभ, तुम मेरे घर में आके रह जाना। तुमसे क्या ये रेंट वसूल रही है, नहीं, रेंट तो वसूल नहीं रही। क्या वो तेरा खुद का घर है, नहीं, खुद का भी घर नहीं है, लेकिन हम उसके लिए रेंट नहीं दे रहे हैं।
आई बात समझ? तो उस केस में भी ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मतलब या तो आप अपने घर में रह रहे हो, या तो फिर वैसे घर में रह रहे हो जिस घर में आपको टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? तो दोनों के दोनों केस में आपका ये क्या होगा, पूरा 100% जो HRA है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट क्या चीज का हो गया बताना? HRA का कॉन्सेप्ट। समझे बात को? यहां तक कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन लेकर के करे इसको कंप्लीट, एकदम बेसिक, या फिर बिना क्वेश्चन लेकर के समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल, हम डायरेक्ट सैलरी की बात करते हैं, ठीक है? सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड है ना? सैलरी रिसीव्ड ले लेते हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, है ना? 18,000, 12,000, 6,000। अलग अलग केस में मैंने क्या ले लिया बताना? सैलरी रिसीव्ड ले लिया। HRA रिसीव्ड पर मंथ, HRA रिसीव्ड पर मंथ, है ना? 2100, 600 और 1050। 2100 ले लिया, 600 ले लिया, 1050 ले लिया। पर मंथ दिया जा रहा है, ठीक है? कितना दिया जा रहा है बताना? ये पर मंथ। अच्छा, रेंट पेड पर मंथ, रेंट पेड पर मंथ, रेंट पेड जो है पर मंथ 1500, 1990, 750, 1500, 1990, 1920, 750। ये आपने क्या किया बताना? रेंट पेड किया, है ना? अब आपको निकालना है कंप्यूट टैक्सेबल HRA। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये मान करके चलते हैं हम लोग कि व्यक्ति जो है वो कहीं कहां रहता है, ये मेंशन है। हाँ, तो जब भी आपका क्वेश्चन में स्पेसिफाइड सिटी मेंशन ना रहे तो आप हमेशा मेजोरिटी को लेंगे, और मेजोरिटी क्या है? 40%। आई बात समझ में? तो ये आपका MCQ में भी पूछा जाता है कि जब स्पेसिफाइड ना रहे तो आप क्या लेंगे? आप मेजोरिटी को लेंगे। और पूरे भारतवर्ष में मेजोरिटी कितना है? 40%। 4 ही तो सिटी है जिसमें 50% लगेगा, बाकी पूरा का पूरा क्या है? 50% का कहानी है, 40% का कहानी है ना? तो आप यहां पे सबसे पहला सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। पहला क्या है बताना? फर्स्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, है ना? तो बताना HRA रिसीव्ड में मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लेंगे, यही ना होगा? क्योंकि पर मंथ है ना ये, तो पर मंथ में हम लोग सभी में क्या कर लेंगे बताना? या तो पर मंथ का ही कॉन्सेप्ट निकाल लो, या तो कॉन्सेप्ट क्या चीज से निकालो? पर मंथ से निकालो, मंथली निकाल लो, क्या दिक्कत है? बाद में 12 से मल्टीप्लाई करते रहे, वही बात वही चीज है। समझे बात को? क्योंकि ये भी, इसको भी पर मंथ ही ले लो, ये भी पर मंथ ही है। जैसे मान ले तो ये भी पर मंथ, ये भी पर मंथ, ये भी पर मंथ, तो सभी को पर मंथ ही निकालो। 12 से मल्टीप्लाई करने के क्या हो सकता है? क्लियर है? तो हम 12 से ये कैलकुलेशन नहीं करते। यहां पे 2100 मिला, यहां पे कितना मिला बताना? 600, यहां पे कितना मिला बताना? 1050, है ना? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है बताओ? एक्चुअल HRA रिसीव्ड हो गया, फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, हाँ कि नहीं? तो बताना एक्चुअल रेंट पेड पर मंथ 1500 है बच्चा लोग, बताओ। माइनस कर लोगे 10% ऑफ सैलरी 1800, तो नेगेटिव कितना आ जाएगा? 300।
नेगेटिव आया, याद रखना, ठीक है। तो सर जब नेगेटिव आएगा तब हम क्या करेंगे, क्या हम -300 करेंगे? नहीं, हम उसको नील मान कर चलेंगे। यहां पे देखो कितना आया एक्चुअल रेंट पेड, बताओ 1920 माइनस 1200, हाँ कि नहीं? कितना आ गया? 720। यहां पे 750 माइनस 600 कितना आ गया? 150, है ना? 150। क्या हो गया भाई इसको? ये लड़की तो कर रही थी। चलिए, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नहीं? तो अब समझोगे, ये तो हो गया। अच्छा, और तीसरा केस क्या है बताना? थर्ड केस 40% ऑफ सैलरी। तो भैया ये तो सीधा सा बात है, समझने वाली बात ही नहीं है, सब में ज्यादा होगा, ठीक है ना? ये तीनों का तीनों केस में। चलिए चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार। 18,000 का कितना 40%? 7,200। फिर 4,800। फिर कितना? 2,400। देखो सब में ज्यादा है ना? तो इसमें बताना मिनिमम ऑफ द थ्री। तो मिनिमम 3 जो है इस तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? क्या ये 300 नेगेटिव, हाँ, या 2100 या -300? क्या लेंगे, क्योंकि माइनस में आ चुका है। नहीं, एग्जम्प्टेड। यहां पे जब आपका ना माइनस में आ जाए तो वैल्यू क्या लिया जाएगा? 0, मतलब वैल्यू ले लिया जाएगा नील। इसका मतलब कोई एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। ये चीज भी सिखाने वाला था, इसलिए मैंने ये चीज लिया। क्लियर है? अब बताना इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 600। इसमें कौन सा छोटा है? 150, है ना? तो सर इसका हम वैल्यूएशन कैसे निकाल, ये तो हमने ये कर दिया ना, अब इसका हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कैसे करते हैं वो देखो। देखो आप यहां पे लिखोगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, पहले ये लिखोगे, ठीक है? सिचुएशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना? बताना पहला केस में एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना था रे बच्चा लोग? 2100, 600 और 1050, 2100, 600, 1050, यही ना? लेस कर देंगे, लेस कर देंगे यहां पे एग्जाम्पशंस, लेस कर देंगे क्या चीज बताओ? एग्जाम्पशंस, ठीक है? एग्जाम्पशन जो है हमने वर्किंग नोट में देख रखा है। वर्किंग नोट में यहां पे एग्जाम्पशंस क्या आ गया बताना? नील। क्या कोई एग्जाम्पशंस है? नहीं। दूसरा में क्या मिल गया बताना? 600 का एग्जाम्पशंस मिला था, और तीसरा में देखो तो 150 का एग्जाम्पशंस था, हाँ कि नहीं? तो अब जब टोटल एग्जाम्पशंस ये था तो बताना यहां पे बैलेंस जो है टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA हो जाएगा 2100 पर मंथ, है ना? यहां पे कितना? नील। और यहां पे कितना? 900 पर मंथ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? अगर इसी को सर आपको ईयरली निकालने के लिए कोई बोले तो आप क्या करना? मल्टीप्लाइड बाई 12। यहां तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो 0 ही आएगा, है ना? मल्टीप्लाइड बाई 12 तो कितना हो जाएगा? 12 का 12, 12 दूना 24, कितना आएगा बताओ? 21,000, 21 और 42, 25,200, शायद यही आएगा, देख लो तो। हाँ, 12 का 12 हाथ में 2, 12 दूना 24, ठीक है? शायद मेरे हिसाब से 42, हाँ ठीक है। यहां पे नील और यहां पे 12 अठे 10,800, यही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं,
कैलकुलेटर नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, चिंता नहीं करिए। एक बात बता रहा हूं, नेट अगर आपको निकालना है तो प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, ये वाला है ना, या फिर ये वाला, ये सब याद रखने चाहिए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेशन देगा कहां पे पता है, वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनएवी निकालना, जीएवी निकालना वाला याद है? नहीं याद है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें अब देगा वो, ठीक है, कि विच एवर इज लेसर होगा तो 3 वैल्यू दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, एनुअल रेंट दिया रहेगा, या फिर म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, फेयर वैल्यू दिया रहेगा, कंप्यूट जीएवी, ठीक है, और जीएवी का नीचे 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें फिर कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो वो सब देता है, ये सब में अगर आ गया तो भी हम लोग को तैयारी कर लेने, लेकिन इसके पीछे हाथ धो करके नहीं पढ़ेंगे आप, है ना। सेकेंड अलायंसेस के बारे में बात करें हम लोग, नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस, है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस CEA क्या है समझ लो, क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस, वही सेम चीज है ना, क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस, ठीक है। क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशंस में क्या क्या है समझोगे वन बाय वन करके, कैसे लिखते हैं हम लोग देख लो। आज तक आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा भूल जाओ। एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस रिसीव्ड, है ना, चलो लंबा ही जाने दो, क्या दिक्कत, और ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 child, whichever is लेस, जो दोनों में क्या है, कम है। आई बात समझ में? मतलब एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस रिसीव्ड और ₹100 पर मंथ, ठीक है, पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 child, दोनों में से जो कम है। आपको जब आप किताबें पढ़ोगे तो सिर्फ ये चीज दिया रहता है, ठीक है। मैंने यहां पे क्योंकि स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर मान लेते हो किसी को ₹80 ही मिल रहा है, ठीक है, ₹80 मिल रहा है, तो ₹80 पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि विच एवर इज लेस। लेकिन अगर 120 मिल रहा है किसी को, तो एग्जाम्पशंस कितने का होगा, 100 का होगा। इज इट क्लियर? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहूंगा। मान लेते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस, है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस जो है वो कुछ इस तरह से है, एग्जाम्पल, है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस, है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस जो है वो क्या है वो देख लो, चलो इस टाइप से है कुछ, ₹80, ठीक है, पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 child, 3 child, ठीक है ना। ये है, आई बात समझ में? आपको कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट बताइए तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक्चुअल HRA देख लो, एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस कितना है बताओ, 80 1 महीने का, तो 12 महीने का कितना, 3 बच्चे का कितना, है ना, यही ना होगा। तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, हाँ 12 × 36 ना जी, 36 × 80, यही ना। तो 8 × 6 = 48 के 8 हाथ में 4, 8 × 3 = 24 और 28, 28 80,
क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताओ। 800 और 960, 960 गुना 3 तो 6 तिया 24, 6 तिया 24 के 2 नहीं 8 तिया 24, 8 तिया 24 240 तो 2400 400। ठीक तो है, ठीक है ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें लेस कर देंगे क्या चीज, एग्जाम्पशंस, हाँ कि नहीं? लेस क्या कर देंगे बताना, एग्जाम्स। एग्जाम्पशंस क्या बोला है, एक्चुअल अमाउंट और रुपीज 100 विच एवर इज लेस। एक्चुअल बताना तो कितना है 80 और मैक्सिमम कितना 100, तो मैक्सिमम हम एग्जाम्पशंस कितना दे सकते हैं, पूरा का पूरा 80 मल्टीप्लाइड बाई पर मंथ पर चाइल्ड, तो पर मंथ बोले तो 12 पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितना बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए, तो आप यहां पे क्या कर लेंगे 2, हाँ कि नहीं? तो आपका कितना हो जाएगा ये 16 160 6 160 ही ना होगा रे बच्चा लोग, मल्टीपल 16 100 320 1920, हाँ कि नहीं बोलो 1920। तो आपका यहां पे 6 और ये 960, ये पैसा आपका क्या हो जाएगा बताना, टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है नेट में, ये पूछा। हाँ 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 वो भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 बच्चा का एग्जम्प्टेड है, ठीक है, तो आपका 100 रुपया और 80 रुपया में कंपेयर कर लो, तो मतलब 2 का तो पूरा खत्म हो गया, तो बच गया सिर्फ 1 बच्चा, तो 80 गुना 12 कर लो, 80 गुना 12 कर लो, है ना, तो ये भी 960, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो इस तरह देखो तरीका होना चाहिए, जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगा तब। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, मैं डायरेक्ट 80 गुना 12 कर देता, तब तो फिर बाद में जब ये अमाउंट डिफर कर जाएगा, जैसे ये 120 रहेगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है, 120 अगर मान लेते हैं 3 बच्चा के लिए है, तो आप क्या करना, इसको सॉल्यूशन सर्च करने के लिए 20 इंटू 2 इंटू 12 कर लेना, और 120 गुना 12 कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, ये एग्जाम्पशंस हो, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। वो ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? इसमें समस्या आता है कब, वो मैं बता रहा हूं। देखो यदि मान लेता हूं, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझेंगे। अगर ये आपका एक हस्बैंड है ना, ये प्लस वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ हो गई, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो एक बात बता रहा हूं, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये एकदम नॉलेजेबल वाली बात है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जब ये लोगों का बच्चा हुआ तो सिंगल चाइल्ड हुआ, मतलब आपका सिंगल चाइल्ड, आई बात समझ में, सिंगल चाइल्ड। सेकेंड टाइम में जब ये लोगों का बच्चा हुआ तो ट्विंस हुआ, ट्विंस चाइल्ड हुआ, आई बात समझ में, हो सकता है ऐसा। तो अब बताना हमारे पास टोटल कितने बच्चे, 3 बच्चे। तो बताओ इस इंप्लॉयर हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक ना, एग्जाम्पशंस 2 बच्चे पे मिलेगा या 3 बच्चे पे मिलेगा? नहीं, तीनों पे मिलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में आपको एग्जाम्पशंस जो है वो टोटल 3 चाइल्ड का मिलेगा, आई बात समझ में। अगर सेकेंड टाइम वो लोगों का ट्विंस नहीं थ्राइस बच्चा होता, 3 बच्चे होते, ठीक ना, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 4 बच्चे हो गए, चारों को मिलता। आई बात। लखनऊ का एक केस था, पहला बच्चा जो है वो सिंगल हुआ एक महिला का, और दूसरा में 5 बच्चे हुए थे उसके, लखनऊ का केस, ये 2016 का घटना है, ठीक ना। और रिटर्न फाइल जब करने गई तो ये 6 का 6 बच्चा को एग्जाम्पशंस मिला था, ठीक ना। ये केस लॉ में भी पढ़ना है।
तो ये केस होता है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल या आपका कंट्रोल तो है नहीं। हां, लेकिन यदि ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, है ना, इसलिए मैंने बोला था इसमें हंसना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम ट्विंस हुआ, आई बात समझ में। सेकेंड टाइम चाहे जितना भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कितना भी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। क्योंकि आपको तो पहले पता है हमारे पास 2 बच्चे हैं, तो आपको और ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पशंस लेना है तो 2 बच्चे तो पहली बार में हो गए आपके, ठीक ना। तो अब आप स्टॉप करिए। पहला टाइम्स में अगर थ्राइस बच्चा हुआ तब सर तो तीनों पे एग्जाम्पशंस मिलेगा। पहला बार में अगर 4 बच्चे हुए तो चारों को मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा, सर हस्बैंड भी कमाता है, वाइफ भी कमाते हैं, बच्चे तो दोनों के मिलके हैं ना, एग्जाम्पशंस किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा या वाइफ को मिलेगा या दोनों को मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा। अगर मान लेते हैं 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चा का हस्बैंड ले लिया, 2 बच्चा का वाइफ ले लिया, चलो दो का कहानी तुम करो, 2 का कहानी हम करेंगे। किसको मिलेगा? किसी एक को, कोई भी एक सिंगल एसएससी, ठीक है, आइदर ये दिखाए या फिर ये दिखाए। इज इट क्लियर? ऐसा कोई ये नियम, जैसे माइनॉरिटी में इनकम में क्लबिंग ऑफ इनकम जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे बताएंगे कि जो माइनर का जो इनकम होता है वो इनकम अपने पेरेंट्स की इनकम पे जुड़ता है, और जिसका इनकम हाईएस्ट इनकम होता है, अगर मान लेते हो हस्बैंड का इनकम हाई है तो हाईएस्ट इनकम में जुड़ेगा, अगर वाइफ का इनकम ज्यादा है तो वाइफ के इनकम पे जुड़ेगा, माइनर का। क्योंकि इसमें ना बहुत लोग लूफॉल्स निकालने लगे थे। होता क्या था, हस्बैंड लोग जो है कमा रहा है, वाइफ घर में है, हाउस वाइफ है, लेकिन इसका बच्चा जो है वो कमा रहा है ज्यादा पैसा, तो वाइफ के ना इनकम पे उसको नील करके जोड़ करके वो एग्जम्पशंस मिल जाता था। आई बात समझ। तो टैक्स में इसको रोकने के लिए एक नियम बना दिया कि माइनर का इनकम जो है अपने पेरेंट्स के इनकम पे जोड़ा जाएगा। किसके इनकम पे? जिसका इनकम मैक्सिमम है, जिसका इनकम हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन ये बात है क्लबिंग का, मैं यहां पे बात कर रहा हूं चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस का, कि बेनिफिट कौन लेगा। क्लियर है जी ऑनलाइन वाले बच्चे लोग? कल रात भर शादी में जगे हैं तो वही खांसी लग रहा हो गया। चलिए, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब मैं बात करता हूं, ये तो समझ में आ गया। मतलब आपका यहां पे बेनिफिट जो लिया जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस बोलो, या आगे चल करके हम अभी हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर अलायंसेस की भी बात करेंगे, ठीक ना, टेकन आइदर बाय हस्बैंड, मतलब फादर और बाय मदर, या तो हस्बैंड ले या तो मदर ले, ठीक है ना, ठीक है। और बोथ नहीं लिखा मैंने, आइदर बाय फादर या फिर आइदर बाय मदर, दोनों में से कोई एक व्यक्ति। यह भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलायंसेस, है ना। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलायंसेस में भी कुछ इसी टाइप से बात होते हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलायंसेस में भी कुछ इसी तरह से बात होते हैं। इसमें बस क्या है, एक्चुअल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलायंसेस रिसीव्ड, है ना, और
एक्चुअल हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस रिसीव्ड, या फिर और ₹300 पर मंथ। अब सोच लो, आपको ये लग रहा होगा कि सर 300 रुपया पर मंथ में क्या होता है, लग रहा होगा ना, 300 ही रुपया बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये 300 रुपया कब की बनी हुई बात है? 1961, उसके बाद अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है, और सरकार का अभी तक इसमें कोई ध्यान है नहीं और ध्यान देगा भी नहीं, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएगा, ठीक ना, तो सरकार तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना। एक सीधी सी बात है, अगर आपको जितना ज्यादा एग्जाम्पशंस दिया जाएगा उतना कम ना सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। आपके टैक्स से ही तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अगर आपको एग्जाम्पशन ज्यादा देने लगे तो सरकार को तो रेवेन्यू जाएगा ही नहीं, जाएगा। अभी देखो, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया पता है? स्लैबरेट कर दिया 5 लाख, ठीक है। इससे पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, 2.5 लाख तक तो क्या था, एग्जम्प्टेड था। 2.5 से 5 लाख पे कितना परसेंट था बताओ? सॉरी, 12,500 अमाउंट, मतलब एट द रेट ऑफ 5% था 12,500। लेकिन शायद आप साकेत जी आप जानते होंगे, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप डिडक्शन दे देते हैं। क्लेम किस सेक्शन के तहत? हाँ नहीं, 87A के तहत, है ना। कितने का डिडक्शन? 12,500 का, ठीक है। तो अब देखो, समझोगे चीजों को। हाँ, अगर आपने 2.5 लाख तक टैक्स रिटर्न फाइल किया, तब तो आपको कोई रिटर्न, कोई पैसा मिलना ही नहीं है, कोई टैक्स लगना ही नहीं है। अब लोगों का मानसिकता क्या है पता है? कि भैया हमको जब छूट मिल ही रहा है तो हम थोड़ा पैसा को बढ़ा करके रिटर्न फाइल कर दे, ठीक ना। अब एक बार रिटर्न जैसे आप फाइल करते हैं तो नियमतः यह बोला जाता है कि जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना, लोग का नजर उस पे पड़ता है। आप क्लासरूम में जब पढ़ते हैं, टोटल 100 विद्यार्थी है ना। मेरे ही क्लासरूम में मान लेते हो, मारवाड़ी कॉलेज में ही 100 विद्यार्थी एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा है। मेरा नजर किस पे जाता है? एज ए टीचर आप बताओ, आपका नजर किस पे जाएगा? या तो जो बहुत ज्यादा बदमाश होगा, या तो जो बहुत ज्यादा तेज होगा। जो न्यूट्रल वाले लोग होते हैं, क्या उस पर नजर टीचर का बहुत ज्यादा जाता है? नहीं। अब यहां पे आप तेज बनने के चक्कर में क्या किए ना, देखो, एक बार आप रिटर्न फाइल किए 4,50,000 का, अचानक से गिरा दिए रिटर्न फाइल 2.5 लाख का, फिर रिटर्न 6 लाख का कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तुरंत ITR आपका ना इसके पीछे जो है बताएगा कि भाई इतना फ्लक्चुएशन इसका इनकम में कैसे आ रहा है। तो इसीलिए देखना, कोई भी रिटर्न फाइल जो करते हैं ना, जितने भी लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ये लोग बताते हैं आपको कि अगर आपका बिजनेस है तो आप जो भी इनकम दिखा रहे हैं ना, कॉन्स्टेंटली दिखाइए। कॉन्स्टेंटली मतलब इस साल अगर 60,000 बढ़ा रहे हैं तो अगले साल 70,000 बढ़ाइए, 80,000 बढ़ाइए, या तो फिर 60,000 को 50,000 घटाइए, ठीक ना। मतलब 10,000 घटाइए, 20,000 घटाइए। ये नहीं कि 60,000 आपने इस बार दिखाया तो अगले बार जो है सीधे आप नील दिखा करके रिटर्न फाइल कर दिए, फंस जाइएगा वैसे, ठीक। बिल्कुल भेज सकते। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं। मैं बता रहा हूं सीरियसली, अगर आपका 20 लाख रुपया का इनकम है ना तो आप हेर फेर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो मोदी जी ने क्या किया, ठीक ना। वो जाति पे बात नहीं करना है, लेकिन प्योर बिजनेस, बीजेपी मतलब बनिया पार्टी वाला जो है ना, वो पार्टी है। वो सच्चाई यही है। क्या उन्होंने क्या लालच दे दिया लोगों को। अब देखो, सरकार इनकम टैक्स कैसे जानती है कि फलाने के घर में चोरी कर रहा होगा या उनके घर? जब तक आपका डेटा मेरे पास नहीं रहेगा हम थोड़े जानेंगे। एक सीधा सा बात है, मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, मैं अगर रोड में चल रहा हूं, ठीक है, आपने मेरे को कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, ठीक ना, और मैं एकदम सूट बूट में पहना हूं, तो आपके मन में क्या चलेगा? माइंड में क्या एक नहीं होता फर्स्ट परसेप्शन कि अरे नहीं, बड़ा रईस आदमी होगा, ठीक ना। वही बाल लंबा लंबा कर लिया हूं, हाथ में बस पी नहीं रहा हूं, बस हाथ में सिगरेट रखा हूं मैं, ठीक ना, और लफंगा टाइप में चल, तो आपको क्या लगेगा? कोई बोलेगा कि ये प्रोफेसर है? नहीं, ये परसेप्शन है, ठीक है। तो वहां पे मेरे बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो सरकार ने तो सबको ITR के माध्यम से जोड़ दिया अपने पास। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो सारा पैन कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से सारा डिटेल वो आपको आपका ले लिया।
कल के डेट में रिटर्न फाइल करना छोड़ दीजिएगा और बड़ा गाड़ी जो है रेंज ओवर खड़ा करिएगा या फिर आपका मान लेते हो कोई दूसरा प्रॉपर्टी ले लीजिएगा, ठीक ना, तो तुरंत आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले लोग क्या करते थे ना, पहले रिटर्न फाइल करने से भागते थे। अब देखना घर घर में सभी लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसने स्लैब ही ऐसा रखा। मोदी जी से पहले वाला जो गवर्नमेंट थी ना, वो स्लैब हाई रखती थी। अब इसने क्या किया, स्लैब को नीचे कर दिया, परसेंटेज का बंटवारा कर दिया। पहली बार जीवन काल में परसेंटेज ये रहा था 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। ये पहली बार जीवन में हुआ था। हमेशा जो गैप होता था वो 10% का, 20% का, ऐसे गैप होता था, तो लोग ना टैक्स देने से बचता था। अब इसने परसेंटेज कम कर दिया तो लोगों के मन में क्या होने लगा पता है, कि अरे 5-6% एक्स्ट्रा जा रहा है, दिखा दो इनकम, ठीक ना। अब 10% जा रहा है तो 10% समझो, मतलब अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 टैक्स देना पड़ रहा है। 10,000 नहीं, 1 लाख हम नहीं दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, ठीक ना। अब इसने क्या किया ना, मतलब एक नहीं होता अंदर घुस करके बाहर निकाल लेना कलेजा को, वही काम है ये, और कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग जो जानकार है वो अभी भी ये सब करता है। हाँ, पूरा 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 पूरा, हाँ, पूरा पूरा पूरा। अगर आपका पर मंथ का इनकम लाख, हम तो तुम लोग को कैलकुलेट करके बताए भी थे एक दिन, पर मंथ का अगर कैलकुलेशन जो है, अगर एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है या 1 लाख रुपए के आसपास है, तो टोटल इनकम टैक्स जो है ना, आप 30 से 40% तक देते हैं। और अगर बाई दी वे गलती से, बाई मिस्टेक, अगर आप ये में आ गए, सरचार्ज वाले कैटेगरी में आ गए, तब ये 40 से 50% आप सरकार को टैक्स देते हैं अपनी इनकम, ठीक ना। और इनडायरेक्ट टैक्स जो देते हैं वो तो अलग, ठीक ना। ये तो मैंने डायरेक्ट टैक्स की बातें करा। अब घड़ी खरीदने जा रहे हो, वो तो फिर वो टैक्स तो फिर जिस दिन आपने जन्म लिया तब से लेकर के जब आप मर रहे हो तब तक टैक्स देते हो। जन्म लिया, टीका लगाया, टैक्स दिया, मर गए, कफन खरीदे, उस पर टैक्स देते जा रहे हो, ठीक ना। तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आपका ये है, इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको ही देता है। तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो आपका इनकम का और सारा मैक्सिमम। एक कार कभी खरीदने जाना, ठीक ना, उसका ना जब प्राइस लिस्ट देता है तो उस टाइम चेक करना टैक्स कितना आप देते हैं। अगर गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख है ना, तो टैक्स सरकार जो है ना आपसे 4 लाख के आसपास वसूलती है। हाँ, तो पर ये क्योंकि मैंने इको स्पोर्ट जब खरीदा था तब मैंने देखा था ये डिफरेंस। 4 लाख रुपए एट अ टाइम टैक्स ली है ना। फिर रोड टैक्स के नाम से अलग, टोल टैक्स तो फिर भूल ही जाओ, जितना गाड़ी चलाओगे। आजकल के डेट में तो हमको लगता है जो आपके घर के बगल में सिर्फ टोल गेट नहीं है, नहीं तो जिस रोड में चले जाओगे, अगर आपको यहां से बोकारो जाना है तो हमको लगता है 4 से 5, 3 टोल टैक्स तो मिलता है आपको सिर्फ बोकारो पहुंचने में। तो अगर आप 100 रुपया भी दे रहे हैं, मैंने सिर्फ इसलिए कर लिया ना क्योंकि आवाज कर रहा है, शायद वो शट डाउन कर जाएगा। तो अगर आप वहां, अच्छा लाइट आ गया, तो ये कहानी है। 300 से 400 जो है आपको टैक्स देना पड़ जाता है, तो खैर वो अलग चीज है। तो अब देखो यहां पे 300 रुपया कब का बनाया हुआ है बताइए, 1961 का। तो खैर ये बढ़ेगा नहीं, पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्स ऑफ 2 चाइल्ड। यहां पे भी अच्छा 2 चाइल्ड का नियम जो है ना स्टार मार्क्स कर दिया, मतलब यहां के लिए भी वही सेम कहानी है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी अलायंसेस हैं, जैसे मान लेते हो, एक बात बता रहा हूं मैं, ट्रैवलिंग अलायंसेस हो गया। मैं कुछ कुछ अलायंसेस के बारे में जिक्र कर रहा हूं। डेली अलायंसेस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं पीजी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूं, इसलिए इससे ज्यादा मैं डील नहीं करने वाला हूं। ट्रैवलिंग अलायंसेस हो गया, डेली अलायंसेस हो गया, ये सब। ट्रैवलिंग अलायंसेस मतलब क्या हुआ, एक इसी तरह होता है कन्वीनियंस अलायंसेस। दोनों में क्या अंतर है? कन्वीनियंस अलायंसेस
और ट्रेवलिंग अलाउंसेस में क्या अंतर है बताइए? दोनों में क्या अंतर है? दोनों अलाउंसेस हैं। कॉन्वीनियंस अलाउंसेस कहने का मतलब हुआ यदि आपका मूविंग जो है, मतलब जो मूवमेंट जो है विद इन सिटी हो, जैसे मान लेते हो रांची में फिरायालाल से अड़गोड़ा चौक जा रहे हो, हाँ, तो आपको विद इन सिटी, तो आपका इंप्लॉयर ने आपको आने जाने का भाड़ा दिया, तो वो आपका कॉन्वीनियंस अलाउंसेस हुआ। अगर आप मान लेते हो विद इन स्टेट की बात करें, विद इन स्टेट की बात करें, तो क्या कहलाता है आपका? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। और अगर आप विद इन कंट्री की बात करें तब फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला वो अलग कहानी है, ठीक है। तो ये दो चीज हैं। अगर यहां से आपको पटना जाना है तो वो ट्रैवलिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर यहां से आपको पुंदाग जाना है तो आपका कॉन्वीनियंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, तीनों चारों केस में ना टैक्सेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं एक्चुअल अलाउंसेस, एक्चुअल अलाउंसेस रुपीज मिला 500 का, मान लेता हूं मैं, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। हमको मिला कितने का? एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड कितने का हुआ बताओ? 500 का। 500 का हुआ ना। अब एक्चुअल अलाउंसेस मेरा 500 का है, लेकिन मैं यहां पे 3 कंडीशन दिखा रहा हूं। देखो, मैंने एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, मतलब हमको खर्चा करने के लिए मिला था, हमने 500 कर लिया, हमने 400 कर लिया, हमने 700 कर लिया, ठीक है। तो यदि हमने 500 किया तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ? नील। जितना हमको मिला था पूरा का पूरा क्या कर लिया? खर्च कर दिया। तो क्या कोई एक भी हमको एग्जम्पशंस मिलेगा? मिलेगा, पूरा का पूरा एग्जम्पशंस, ठीक ना। क्योंकि एक भी पैसा, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था या कॉन्वीनियंस कर रहा था ऑफिस के खर्चे के लिए ना, मैं अपने खर्चे के लिए थोड़े कर रहा था। आई बात समझ में? दूसरी बात, 400 में हमने सेविंग कितना कर लिया बताओ तो? 100 रुपया। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? 100। क्योंकि हमको खर्चा करने के लिए मिला था 500 रुपया, हमने खर्च किया कितने का? 400 का। तो 100 रुपया हमने तो बचा लिया ना। तो 100 रुपया मेरा इनकम ना हो गया। तो जब 100 रुपया इनकम हो गया तो उस पर पूरा का पूरा, बशर्ते वो डिस्क्लोज्ड हो, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया है, तब तो पूरा का पूरा सेविंग हो गया। जैसे अब यहां से हमको मान लेते हो धुरवा जाना है, और हमारे आपको ही मैंने भेजा। अब आपने क्या किया? इसकी स्कूटी में लिफ्ट लेकर के चल गए और हमको आकर के बोले सर देखो ऐसा है ना, मैंने टेम्पो में गया, ठीक ना। तो मैं बोला कि ठीक है भाड़ा, वो टिकट दे दो, ठीक ना। आपके पास वैसा टेम्पो का रसीदे है पूरा भरल, ठीक ना, तो दे। होता है, देखो वॉचर आज के डेट में ना लोग थोक के भाव पे पहले अपने प्रिंट करा लेते हैं, और जिसका हिसाब नहीं मिलता, ये सच प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, जिस, हाँ देखिए बहुत सारे ऐसा चीज है जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। इंटरनल जब बात करोगे तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा कैसे लोग करते हैं। अच्छा, यहां पे आपका नेगेटिव 200 रुपया, हाँ कि नहीं? 200 रुपया आपने क्या किया? पॉकेट से बचा। तो आप पॉकेट से बचाइए तो अपना लगाइए, ठीक ना। कंपनी उसे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब कंपनी जो है इकोनॉमी रेट देती है। इकोनॉमी मतलब क्या हुआ? आपको अगर ट्रेन से जाने का है तो वो स्लीपर का पैसा देगी। अब उसमें आप एसी में जाओगे तो इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक ना। अगर प्लेन का देता है तो कंपनी इकोनॉमिक क्लास देती है, ना कि बिजनेस क्लास देती है। अब आप बिजनेस क्लास में जाओगे तो आपका समस्या। अगर हमको मान लेते हो यहाँ से तुमको धुरवा भेजना है तो हम तुमको बस फेयर देंगे या ऑटो फेयर देंगे, तुम कैब करके जाओगे तो ये तेरी समस्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे कंपनी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती है। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें जो थी आज के क्लास के लिए थी, ठीक ना। और ये अलाउंसेस के बारे में था। अच्छा, इसके अलावा भी अलाउंसेस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होते। आपको अगर कोई बोले फ्रूट का लिस्ट बनाओ तो कितना लिस्ट बनाएंगे? कभी कंप्लीट होगा नहीं। उसी तरह हीली अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है 800 रुपये का, या फिर सॉरी 3200 रुपये ना हाँ पर डे मील वाला। अच्छा, मील वाला तो वो फ्रिंज बेनिफिट में आता है। फ्रिंज बेनिफिट मैं कल के क्लास में कराऊंगा। टोटल 8 तरह के फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, तो कल का क्लास जो होगा वो फ्रिंज बेनिफिट के नाम होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावे जो अलाउंसेस हैं वो आप पूरा कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही पढ़ने को मिलेगा
ठीक है ना। किताब में आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा कि इतना पार्ट टैक्सेबल होता है, इतना पार्ट एग्जम्प्टेड होता है। आपको वो डेटा याद कर लेने और कुछ नहीं करने। इज इट क्लियर? चलिए तो ओके, थैंक यू आप सभी को फिर से। बाबू जा तो ये लेके आना। हाँ पेन ड्राइव लाए हैं।